क्लास 12 का टॉपिक सॉल्यूशन जिसका पार्ट नंबर 4 हम करेंगे। इसे पहले पार्ट नंबर 3 हमने कर लिया और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या थी, विलेयता। किसी भी विलायक के अंदर विलेय पदार्थ कितनी मात्रा में विलयशील होता है वो उसकी क्या होती है, विलेयता होती है। तो इससे पहले हमने पहले ठोस पदार्थ को लेकर के द्रव में विलयशील किया था और उसकी विलेयता ज्ञात की थी। तो वो टॉपिक था ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब हमारा टॉपिक आता है गैसों की द्रवों में विलेयता। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गैसों की द्रवों में विलेयता। अब हमारे लिए जो विलेय पदार्थ का काम करेगी वो तो कौन करेगी, गैस करेगी। और द्रव जो है वो विलायक की भांति कार्य करेगा। द्रव जो है वो विलायक की भांति कार्य करेगा। हम क्या करेंगे, कोई भी गैस लेंगे और गैस लेकर के उसे क्या करेंगे, द्रव में डालेंगे या गैस को द्रव के अंदर क्या बनाएंगे, विलयशील बनाएंगे। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि गैसों की जो द्रवों में विलेयता होती है वो किससे शो की जाती है, अवशोषण गुणांक के द्वारा शो की जाती है। किसके द्वारा शो की जाती है, अवशोषण गुणांक के द्वारा शो की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विलेय पदार्थ, कोई गैस है, उसको विलायक कितनी मात्रा में अवशोषित कर रहा है। कोई भी गैस है विलेय पदार्थ के रूप में और विलायक क्या है, द्रव है, तो उस गैस को कितना वो अवशोषित कर रहा है तो उसको हम अवशोषण गुणांक के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर किसी भी गैस का इकाई आयतन विलायक के अंदर, इकाई आयतन विलायक के अंदर घुली हुई मात्रा एनटीपी पर या घुली हुई मात्रा का एनटीपी पर जो आयतन होता है वो क्या होता है, उसका अवशोषण गुणांक होता है। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि सामान्य ताप व दाब पर किसी भी विलेय पदार्थ के रूप में ली गई गैस की मात्रा विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई आयतन में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर घुली हुई आयतन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, उसका अवशोषण गुणांक होती है। तो अवशोषण गुणांक अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अवशोषण गुणांक लेंगे और अवशोषण गुणांक को क्या करेंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किसकी मात्रा ज्ञात हो जाएगी, विलेयता की। यानी कि कहने का मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि जो विलेय है वो कितनी मात्रा में, जो विलेय है वो कितनी मात्रा में विलायक के अंदर या कोई भी गैस द्रव के अंदर विलयशील है। तो उसे हम अवशोषण गुणांक द्वारा ज्ञात करेंगे। अवशोषण गुणांक में जब 22.4 मिल का भाग दे देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगी, विलेयता ज्ञात हो जाएगी। फिर उसके बाद में आता है गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों की द्रवों में विलेयता को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। ये पांचों कारक प्रभावित करने वाले हैं। पहला गैस की प्रकृति, दूसरा विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, अन्य पदार्थ की उपस्थिति और दाब का प्रभाव। अब देखिए हम पहला कारक करते हैं गैस की प्रकृति। क्या करते हैं, गैस की प्रकृति। अब सबसे पहली बात तो आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी गैस को विलायक के अंदर या किसी भी गैस को द्रव के अंदर विलयशील कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आ गई कि उस गैस की प्रकृति कैसी है, विलयशील होने की है या फिर
घुलने की है या फिर उसकी आयनिक प्रकृति है, किस तरीके की प्रकृति है, उस हिसाब से वो क्या होगी, ज़्यादा विलयशील होगी। जैसे हमारे पास क्या हो, NH3 हो या HCl हो, अगर इन गैसों को क्या करें, वाटर के अंदर मिला दें तो वो क्या करेंगे, विलयता जो है उसको ज़्यादा प्रदर्शित करेंगे या ज़्यादा घुलेंगे, क्योंकि ये वाटर के अंदर जाने के बाद में आयनों में टूट जाएंगे और इसलिए ये आसानी से विलयशील होंगी। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस रक्त में विलयशील होती है, रक्त में विलयशील होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि रक्त के अंदर एक पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में विक्रिया करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसलिए जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त के अंदर विलयशील होती है। इस आधार पर अवशोषण गुणांक के आधार पर कुछ गैसों की विलयता का क्रम, तो सबसे ज़्यादा जो शोषण गुणांक है उसके आधार पर जो विलयशील होती है वो NH3 होती है, उसके बाद में HCl, फिर उसके बाद में SO2, फिर H2S, फिर उसके बाद में CO2, फिर उसके बाद में C2H2, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन और फिर उसके बाद में नाइट्रोजन। ये इनकी विलयता का क्रम होता है। तो सबसे ज़्यादा विलयशील होगी या सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक का जो मान होगा वो किसका होगा, NH3 का होगा। फिर उसके बाद में HCl, फिर SO2, फिर H2S, CO2, C2H2, O2 और N2। सबसे कम जो विलयता है इस क्रम के आधार पर किसकी है, नाइट्रोजन की है। तो इस आधार पर गैसों की द्रव्यों में विलयता को गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है या गैस की जो प्रकृति होती है वो विलयता को प्रभावित करती है। सबसे पहले अगर गैस विलयशील प्रवृत्ति की है, घुलने की प्रवृत्ति की, आयनिक प्रवृत्ति की है, तो वो आसानी से जल के अंदर या विलायक के अंदर विलयशील हो जाएगी, तो उसकी विलयता ज़्यादा होगी। जैसे NH3 HCl है तो H2O के अंदर विलय करेंगे तो विलयता ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त में विलयशील होती है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसलिए जो ये ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त के अंदर विलयशील होती है। अवशोषण गुणांक के आधार पर विलयता का गैसों का कुछ क्रम रखा है हमने और उसके आधार पर NH3 जो होती है वो सबसे ज़्यादा विलयता शो करती है। अगर हम NH3 को लेकर के किसी विलायक में विलयशील करेंगे तो उसकी विलयता ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद में दूसरा कारक आता है विलायकों की प्रकृति। दूसरा जो कारक है वो है विलायकों की प्रकृति। अब देखिए हमने क्या किया, विलय पदार्थ के रूप में कोई गैस ली थी और विलायक के रूप में कोई द्रव पदार्थ लेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी गैस ध्रुवीय प्रवृत्ति की है, कोई भी गैस ध्रुवीय प्रवृत्ति की है तो वो ध्रुवीय विलायक के अंदर अधिक विलयशील होगी। ध्रुवीय विलायक के अंदर अधिक विलयशील होगी। कोई गैस अध्रुवीय प्रकृति की है तो वो क्या होगी, अध्रुवीय विलायक में अधिक विलयशील होगी। किस में होगी, अध्रुवीय विलायक में अधिक विलयशील होगी। इसका मतलब विलायक भी क्या करता है, विलयता को प्रभावित करता है। जैसे NH3 क्या होती है, अगर H2O के अंदर डाल दें तो ये विलयता ज़्यादा शो करती है। किसकी तुलना में, बेंजीन की तुलना में। अब देखिए हम इसी NH3 को क्या करें, बेंजीन के अंदर डालकर देखें और इसी NH3 को H2O के अंदर डालें, तो जब वाटर के अंदर डालते हैं तो विलयता ज़्यादा होती है, बेंजीन के अंदर डालते हैं तो विलयता क्या आती है, कम आती है। क्यों आती है, क्योंकि NH3 क्या एक ध्रुवीय गैस है और जल क्या एक ध्रुवीय विलायक है, इसलिए ध्रुवीय जो गैस है वो ध्रुवीय विलायक के अंदर विलयशील होते हैं
और अध्रुवीय और ध्रुवीय को आपस में मिला दिया जाए तो वो बहुत कम विलयशील होते हैं। ऐसी बात नहीं बिल्कुल नहीं घुलेंगे, थोड़ा बहुत घुल जाएंगे लेकिन कम ही विलयशील होंगे। उसके बाद में तीसरा जो कारक आता है वो क्या होता है, ताप का प्रभाव। क्या होता है, ताप का प्रभाव। वैसे तो टेम्परेचर का प्रभाव गैसों पर कम ही पड़ता है, लेकिन लासेतेलियो सिद्धांत के अनुसार, लासेतेलियो के सिद्धांत के अनुसार, लासेतेलियो का सिद्धांत क्या होता है कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलते हैं और बदलते समय अगर साम्य स्थापित होता है और साम्य स्थापित होने के पश्चात अगर हम किसी टेम्परेचर, प्रेशर या सांद्रता में कोई चेंज करते हैं तो साम्य दूसरी तरफ खिसक जाता है। ये लासेतेलियो नामक वैज्ञानिक ने दिया था और लासेतेलियो का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे मान लो अपने क्या करें, क्योंकि दाब का प्रभाव गैसों पर पड़ता है, हम क्या कर दें, स्थिर दाब कर दें, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी द्रव पदार्थ ले लिया और इसमें क्या डाल रहे हैं, गैस डाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि गैस को इसके अंदर डालेंगे और दाब क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे। और उसके बाद में अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इस गैस का के जो अणु हैं उनका बाहर निकलने का डर रहता है। इसलिए जो ताप का प्रभाव होता है वो क्या करता है, विलीयता को कम ही करता है। विलीयता को क्या करता है, विलीयता को कम करता है। इसलिए ताप का जो प्रभाव होता है ये भी विलीयता को प्रभावित करता है, गैसों की द्रवों में विलीयता को प्रभावित करता है। तो ये तीन कारक थे। गैस की प्रकृति, अगर गैस विलयशील, घुलने वाली या आयनिक प्रवृत्ति की है तो गैस किसी भी विलायक में आसानी से घुल सकती है और विलीयता ज़्यादा से हो सकती है। तो NH3 और HCl लिया, उसको जल में घोला तो विलीयता ज़्यादा शो हो रही है। ऑक्सीजन रक्त में विलयशील है क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अवशोषण गुणांक के आधार पर विलीयता का जो क्रम है वो ये होता है, सबसे ज़्यादा इसकी विलीयता होती है, सबसे कम इसकी होती है। फिर ध्रुवीय, ध्रुवीय के अंदर विलयशील होगा है, ध्रुवीय, ध्रुवीय के अंदर NH3 वाटर में ज़्यादा विलयशील होती है बेंजीन की तुलना में। अगर लासेतेलियो के सिद्धांत के अनुसार अगर स्थिर दाब रख दिया जाए फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का बाहर, गैस के जो है उनका बाहर निकलने का डर होता है, इसलिए विलीयता यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों कारक आपको समझ आ गए होंगे। तो विलीयता को प्रभावित करने वाले ये तीन कारक हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो प्रभावित करने वाला कारक है वो आता है अन्य पदार्थ की उपस्थिति। अन्य पदार्थ की उपस्थिति, चौथा कारक आता है अन्य पदार्थ की उपस्थिति। अन्य पदार्थ की उपस्थिति। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम विलेय पदार्थ ले रहे हैं, विलायक भी ले रहे हैं, तो जो विलायक ले रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, कई बार अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। जैसे कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई अन्य विद्युत अपघट्य हो सकता है, वो घुला उस विलायक में और गैस को घोल रहे हैं, तो अन्य पदार्थ भी विलीयता को प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये क्या करते, उनके साथ मिलकर के किसी अन्य प्रकार के हाइड्रेट्स बना सकते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, विलीयता को प्रभावित करेंगे। उसके बाद में पांचवा जो कारक आता है दाब का प्रभाव, या फिर इसे हेनरी का नियम, दाब का प्रभाव या इसे क्या कहा जाता है, हेनरी का नियम कहा जाता है। तो इस प्रभाव को बताने के लिए जो विलियम हेनरी थे उन्होंने बताया था और सन 1803 में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो गैस होती है उसकी किसी भी विलायक के अंदर कितनी विलीयता होती है और उसे दाब कितना प्रभावित करता है, और या फिर किसी भी पदार्थ की विलायक के अंदर कितनी मात्रा घुली हुई है, या गैस की जो मात्रा होती है
उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, या गैस की मात्रा व दाब के अंदर मात्रात्मक संबंध बताया था, मात्रात्मक संबंध स्थापित किया था और ये विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हेनरी का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेनरी का नियम कहा जाता है। हेनरी के नियम के अनुसार हमारे जो विलायक के अंदर घुलने वाली जो गैस है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि स्थिर टेम्परेचर पर किसी विलायक के इकाई आयतन में गैस की मात्रा उस द्रव के अंदर कितनी घुल रही है, या वहाँ पर दाब का कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मान लिया कि जो गैस की मात्रा है वो क्या है, m है, ठीक है, और जो दाब है वो क्या है, p है। तो m किसके समानुपाती हो जाएगा, p के। तो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, KHP लग जाएगा, और KH जो है वो क्या है, हेनरी स्थिरांक है या हेनरी कांस्टेंट है। आपने ऐसे कह सकते हैं, ये हेनरी का नियम था कि गैस की जो मात्रा और दाब जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये तो गैस की मात्रा ले ली हमने m से। अगर मान लो गैस की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाए, तो गैस की सांद्रता के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो हम यहाँ पर गैस की मात्रा ना लेकर के गैस की सांद्रता के रूप में व्यक्त करने की जो विधि होती है उसको बोला जाता है मोल बिन। क्या बोला जाता है, मोल बिन। और मोल बिन या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको x से नोट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको मोल बिन या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन करवाऊँगी, इसके बाद में फिर आपको पता चल जाएगा क्या होता है, लेकिन इसको x से नोट करते हैं। गैस की सांद्रता के रूप में अगर लिया जाए तो ये मोल बिन क्या होती है, x होती है, और ये किसके समानुपाती हो जाती है, p के। और यहाँ x समानुपाती का निशान हटाते हैं तो k डैश p आ जाता है। ये भी यहाँ पर k डैश जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पर गैस की मात्रा के रूप में लिया जाए तब तो ऐसे शो करेंगे, और मोल बिन के रूप में लिया जाए तो ये से शो करेंगे। और जो KH और k डैश होता है उसमें ये संबंध होता है। तो सांद्रता के रूप में अगर व्यक्त किया जाए इसको, तो यहाँ पर अपने P बटा में KH ये कर सकते हैं। जो मोल बिन या गैस की जो सांद्रता होती है दाब बटा हेनरी स्थिरांक के अनुपात के बराबर हो जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, दाब का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है गैस की विलीयता पर, और उसे हेनरी के नियम के द्वारा बताया गया था। उसके बाद में हेनरी नियम के अनुप्रयोग आते हैं। हेनरी नियम के अनुप्रयोग यानी कि हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग भी काम में लिए जाते हैं। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग, सबसे पहली बात तो ये आती है कि सभी के घरों में ठंडे वाली बोतल आती है, सोडा वाटर की बोतल आती है, या शीतल जो भी पेय पदार्थ लेकर आते हो, तो उसके अंदर क्या होती है, जो ठंडे की बोतल होती है उसको आप एकदम ही खोलते हो तो उसके अंदर क्या होती है, गैस निकलती है। तो वो गैस की जो मात्रा होती है वो कौन सी होती है, जैसे अपने पेय पदार्थ ले लें, पेय पदार्थ या जो ठंडे की बोतल होती है उसके अंदर CO2 गैस होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा दाब लगाया जाता है वो CO2 उसके अंदर उतनी ज़्यादा घुली हुई मात्रा में पाई जाती है,
तो इसीलिए जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे वो CO2 उतनी ही उसके अंदर घुलती जाएगी। उसके बाद में दूसरा अनुप्रयोग जो आता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गोताखोर जो होते हैं समुद्र में कुछ चीज़ निकालने के लिए, या कोई गिर जाए तो हम किसको बुलाते हैं, गोताखोर को। तो वो भी क्या करते हैं, अंदर की ओर जब जाते हैं तो वो अधिक दाब को महसूस करते हैं। क्या करते हैं, अधिक दाब को महसूस करते हैं। जब गोताखोर बहुत अंदर जाते हैं और अधिक दाब को महसूस करते हैं तो उस टाइम उनको दिक्कत होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, गोताखोर जो होते हैं वो अंदर की ओर अपने साथ में क्या करते हैं, एक टैंक लेकर जाते हैं। और वो टैंक जो होता है उसके अंदर हीलियम मिश्रित गैसें होती हैं। उस टैंक के अंदर क्या होती है, हीलियम मिश्रित गैसें होती है। और हीलियम मिश्रित गैसों के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम भरी रहती है। हीलियम मिश्रित गैसों के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैसें भरी रहती हैं। जो नाइट्रोजन जो होती है वो लगभग 56% के आसपास होती है, और जो ऑक्सीजन जो होती है वो भी लगभग क्या होती है, 32% के आसपास होती है। और जो हीलियम जो गैस होती है वो 11% के आसपास होती है। तो इसलिए उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए जो हीलियम मिश्रित गैसों का जो टैंक बना होता है वो इन सारी गैसों का मिश्रित रूप होता है। इन सारी गैसों का मिश्रित रूप होता है। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर या पहाड़ों पर या बहुत अधिक जैसे हिमालय पर्वत होते हैं उन पर कोई जाने वाला जो व्यक्ति होता है तो वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है वो नीचे समतल मैदानी क्षेत्र की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसलिए उन व्यक्तियों के रुधिर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती। और या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि उन व्यक्तियों के रुधिर में या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए उनकी जो सोच होती है वो स्पष्ट नहीं होती, और स्पष्ट नहीं होने के कारण ऐसे लक्षणों को कहा जाता है एनकोक्सिया। क्या कहा जाता है, एनकोक्सिया। क्या कहा जाता है, एनकोक्सिया। तो ये थे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। आपके सिलेबस में हेनरी का नियम है तो हो सकता है अनुप्रयोग पूछ ले, इसलिए मैंने करवा दिया। कोई स्पेशली हेनरी नियम के अनुप्रयोग तो दिए हुए नहीं है। तो इसलिए हेनरी नियम के अनुप्रयोगों में पहला पेय पदार्थ या सोडा वाटर की जो बोतलें होती है उसके अंदर इनको काम में लिया जाता है। दूसरा, जो गोताखोर जो होते हैं वो हीलियम मिश्रित टैंक लेकर जाते हैं जिसमें ये गैसें होती हैं, क्योंकि वो नीचे पानी के अंदर जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि जो उनका शरीर जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो ये वायु अंदर जाती है सांस के साथ में, तो उनके रुधिर के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, और जिससे उनकी कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है और इसीलिए उनको हीलियम मिश्रित टैंक ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा जो है, जैसे मान लो ऊंचाई वाले स्थानों पर या पहाड़ों पर या पर्वतों पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है समतल मैदानी भाग की तुलना में, इसलिए उनकी सोच जो होती है वो स्पष्ट नहीं हो पाती, इसलिए उनसे क्या कहा जाता है, एनकोक्सिया कहा जाता है। तो इस प्रकार गैसों की द्रव्यों में विलीयता को ये 5 कारक प्रभावित करते हैं और हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।